आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक आलात जो हमारे होते हैं तो वो बनाने के बाद जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो जब उनके कोई फॉल्ट आता है तो उसके साथ फिर हम उसकी हिफाजती तदाबीर बनाते हैं। ठीक है ना, ताकि उनमें कोई फॉल्ट ना आए। तो कंप्रेसर मोटर जो हमारी मोटर है उसको जलने से बचाने के लिए भी किसी भी वजह से अगर हमारी कंप्रेसर मोटर ज़्यादा एम्पीयर करंट लेती है तो उससे हमारी मोटर क्या हो सकती है, जल सकती है। उसको जलने से बचाने के लिए मोटर के सीरीज़ में हम एक हिफाजती आला लगाते हैं जिसको हम ओवरलोड प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो ओवरलोड प्रोटेक्टर बेसिकली कंप्रेसर मोटर के सीरीज़ में लगाया जाने वाला एक हिफाजती आला है। जैसा कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, तो उनके सीरीज़ में हम ब्रेकर या फ्यूज़ वगैरह लगाते हैं, वो भी उसकी हिफाजत के लिए होते हैं ताकि कोई शॉर्ट सर्किट हो या कोई किसी भी वजह से हमारा सर्किट में से ज़्यादा एम्पीयर करंट गुजरे। ठीक है ना, तो हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप काट जाता है जिसके सर्किट जलने से बच जाता है। ठीक है ना, सर्किट ओपन हो जाता है। इसी तरह से हमारा फ्यूज़ है, अगर आगे कोई शॉर्ट सर्किट होगा, कोई आग लगेगी, कुछ भी होगा, कुछ स्पार्किंग होगी तो हमारा फ्यूज़ जल जाएगा क्योंकि वो मुख्तलिफ एम्पेयर के बनाए जाते हैं। तो हमारे करंट की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है मुख्तलिफ कैपेसिटी के फ्यूज़ या ब्रेकर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर भी मुख्तलिफ साइज़ के डिज़ाइन किए जाते हैं। मुख्तलिफ कंप्रेसरों के साथ मुख्तलिफ साइज़ के ओवरलोड प्रोटेक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपका डिस्पेंसर का कंप्रेसर है 112 का या 110 का होता है, तो उसके साइज़ क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, उसकी मोटर भी छोटी होगी, वो करंट भी कम लेगा, तो उसके साथ ओवरलोड भी कम साइज़ का लगेगा। इसी तरह से आपके रेफ्रिजरेटर ले लें, स्मॉल साइज़ है, मीडियम है, लार्ज है, तो जिस तरह से फ्रिज छोटा या बड़ा होता जाता है उसका कंप्रेसर भी उसी साइज़ से बड़ा या छोटा होता है। ठीक है ना। तो जितना बड़ा या छोटा कंप्रेसर होगा उसके साथ ओवरलोड भी उसके एम्पेयर को मद्देनज़र रखते हुए उसी कैपेसिटी का लगेगा। ठीक है ना। तो ओवरलोड जो होता है ये करंट के फ़र्क पर काम करते हैं। इसमें देखें ना, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है करंट इनलेट। ओवरलोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक बाईमीटर स्ट्रिप होती है, एक हीटर कॉइल होता है। ठीक है ना। इन्हीं दो चीज़ों पर ही ओवरलोड जो है मुश्तमिल होता है। ठीक है ना। अब अगर किसी वजह से ओवरलोड प्रोटेक्टर में ज़्यादा एम्पेयर करंट गुजरेगा उसकी कैपेसिटी से, जितने एम्पेयर के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, तो वो करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसका हीटर कॉइल जब वो सुर्ख होगा, देखिए यहाँ से करंट इन हुआ, इन होने के बाद ये हीटर कॉइल में जाएगा। हीटर कॉइल में जाने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिले हुए हैं। क्या हुआ, ये इसकी ओवरलोड की नॉर्मल हालत होती है। कौन सी हालत होती है, नॉर्मल। आम हालत में ओवरलोड के पॉइंट्स आपस में मिले हुए होते हैं। पॉइंट मिले होने की वजह से करंट हीटर कॉइल से होता हुआ बाईमीटर स्ट्रिप, इसको कहते हैं बाईमीटर स्ट्रिप। ये एक पतरी होती है जो दर्जा हाथ के फ़र्क पर सीधी और टेढ़ी होती है। ठीक है ना। जब ये गर्म होती है तो टेढ़ी हो जाती है, बाकी ये आम हालत में अपनी ओरिजिनल शेप में होती है। ओरिजिनल शेप इसकी ये होती है, कर्व वाली। ठीक है ना। इस शेप में जब होगी तो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स मिले हुए होंगे। आम हालत में जब हमारा कंप्रेसर नॉर्मल करंट ले रहा होगा तो हीटर कॉइल अपने अंदर से करंट को आसानी से गुजरने देगा। ठीक है ना। और करंट गुजर कर बाईमीटर स्टेप के ज़रिए होता हुआ इन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिले हुए हैं, होता हुआ बाईमीटर स्टेप के थ्रू आउटलेट के थ्रू आउट हो जाएगा और यहाँ से करंट आउट होकर कंप्रेसर मोटर को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये कंप्रेसर, इसमें फेज़ दो या न्यूट्रल दो, बेसिकली कोई भी हिफाजती आला है तो उसमें से फेज़ गुजारा जाता है। ठीक है ना। जब सर्किट ओपन हो तो सर्किट नामुकम्मल हो जाए तो फेज़ यहाँ से आएगा और होता हुआ बाईमीटर स्टेप के थ्रू सर्कुलेशन मुकम्मल का। ये इसकी ऑन हालत थी। ठीक है ना। तो कंप्रेसर नॉर्मल हालत ले रहा है तो फिर ये सर्किट को क्लोज रखेगा और करंट क्रॉस होता रहेगा और कंप्रेसर मोटर चलती रहेगी। अब किसी वजह से अगर आपकी कंप्रेसर मोटर अपने नॉर्मल करंट से ज़्यादा करंट लेना शुरू कर देती है किसी भी वजह से, ठीक है ना, उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। वोल्टेज का ज़्यादा होना, वोल्टेज का ज़रूरत से कम होना, ठीक है ना, या सिस्टम में गैस का ज़्यादा चार्ज करना, या कंडेंसर का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना, ठीक है ना, और कंप्रेसर का हीट हो जाना, मोटर का कमज़ोर हो जाना। ठीक है ना। इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर मोटर के एम्पेयर बढ़ सकते हैं। तो जैसे एम्पेयर बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से करंट जब गुजरेगा हीटर कॉइल में से करंट गुजरेगा तो हीटर कॉइल की रिक्वायरमेंट जो थी वो 1 एम्पेयर की थी, लेकिन कंप्रेसर मोटर ने अपनी नॉर्मल करंट से ज़्यादा एम्पेयर लेना शुरू कर दिए, 2, 2.5, 3 एम्पेयर। जब मुसलसल 2-3 एम्पेयर हीटर कॉइल में से गुजर कर बाईमीटर स्टेप के थ्रू अपना कंप्रेसर मोटर को मिलेंगे और ओवरलोड में सर्किट मुकम्मल होगा तो हीटर कॉइल में से उसकी रिक्वायरमेंट से जब ज़्यादा एम्पेयर गुजरेंगे तो वो सुर्ख हो जाएगी। क्या होगी, सुर्ख हो जाएगा हीटर कॉइल। और उसके सुर्ख होने से उसकी जो हीट है, क्योंकि ये ओवरलोड हर तरफ से बंद होता है, इसकी हीट बाईमीटर स्टेप पर क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, उसके ऊपर असरअंदाज होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बाईमीटर स्टेप जो हमारा हीटर कॉइल होता है बिल्कुल उसके ऊपर होती है। ठीक है ना। उसके ऊपर होती है। इसकी हीट जो होती है हीटर कॉइल की वो बाईमीटर स्टेप पे ही इफेक्ट करती है। वो जैसे इफेक्ट करेगी तो बाईमीटर स्टेप, जहाँ पर देखें बाईमीटर स्टेप का थोड़ा सा कर्व ज़्यादा है, नज़र आ रहा, और यहाँ पर थोड़ा सा कम है क्योंकि ये सीधी हो चुकी है और ये इसकी हीट ने इस पर इफेक्ट किया।
इफ़ेक्ट करने से बाईमीटर स्टेप सीधी हो गई, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिकल पॉइंट यहाँ से जुदा हो गए। तो अब करंट यहाँ पर आकर यहाँ पर रुक गया है, आगे कंप्रेसर में नहीं जा रहा। सर्किट नामुकम्मल होने की वजह से मोटर जलने से बच जाती है। तो ये हमारा था ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो ठीक है, समझ आ गई है इसकी।